বন্ধু হে নিয়ে চলো, বন্ধু হে নিয়ে চলো, আলোর ওই ঝর্ণা ধারার পানে, আলোর ওই ঝর্ণা ধারার পানে, বন্ধু হে নিয়ে চলো, বন্ধু হে নিয়ে চলো, আধারের ব্যথা আর সৈনা প্রাণে, আধারের ব্যথা আর সৈনা প্রাণে, বন্ধু হে নিয়ে চলো, বন্ধু হে নিয়ে চলো, ঘুমের ঘোর ভাঙানোর গানে গানে, ঘুমের ঘোর ভাঙানোর গানে গানে, বন্ধু হে নিয়ে চলো, বন্ধু হে নিয়ে চলো, বন্ধু হে নিয়ে চলো, बाबा नाम केवलम, 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 नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, नाम केवलम, बाबा 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 नाम केवलम, नाम केवलम, नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा केवलम। परमपिता बाबा की जय। आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है GPIF के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर ट्यूसडे और वेडनेसडे को सुनते हैं हमारे एमिनेंट स्पीकर से, और आज का टॉपिक भी आप सभी को मालूम होगा। हमारे जो प्राउड के प्रणेता हैं उनके जो शिक्षा है उसके आधार पर आज जो हमारा टॉपिक है वह है अप्लाइड साइड ऑफ प्राउड। हमने अब तक के बहुत सारी क्लासेस सुनी हैं अलग अलग स्पीकर से, और उसमें हमने कई चीजें जानी हैं। जो थियोरिटिकल चीजें हैं उसको हमने अब तक के जाना है कि हमने डिस्कस किया है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि कैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हमें गारंटीड होनी चाहिए उसके बारे में थ्योरी दी गई है। हमें हमने डिस्कस किया है परचेजिंग कैपेसिटी या क्रय क्षमता के बारे में, कैसे स्थानीय लोगों का अर्थव्यवस्था में शामिल होना आवश्यक है और बाहरी लोगों का दखल अंदाजी करना राउत के हिसाब से सही नहीं माना जाता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस थिंग्स के बारे में हमने पढ़ा है, रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है, सरप्लस चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, एमिनिटीज कैसे मैक्सिमम सबको दी जाए,
और फिर यहाँ तक कि हमने बातचीत की है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, कीप मनी रोलिंग, बहुत सारे हमने टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया है। और उन सभी चीज़ों से हमने बहुत कुछ डिस्कशन से सीखा है, पर साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में यह आता है कि हमें एक्चुअली इसे सोसाइटी में कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका सही तरीके से समाज के लिए हम कोई उपयोग कर सकते हैं और समाज का कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ भला हो सकता है हमारे हाथों से। तो इसके बारे में आगे की चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंजुला दीदी को। उनसे हमने आज तक के बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, एप्लाइड जो साइड है उसको भी हम आज चर्चा करेंगे और समझेंगे। मंजुला दीदी, यू आर वेलकम, यू कैन बिगिन द थैंक सेशन। यू। थैंक यू। बहुत दिन के बाद आपको देखा सुप्रिया, जी बहुत दीदी। दिन के बाद। जी बिल्कुल दीदी। थैंक यू। वेलकम। तो अप्लाइड साइड ऑफ, जैसे कि टॉपिक कहता है अप्लाइड साइड ऑफ क्राउड, अप्लाइड साइड ऑफ क्राउड, तो हम लोग बात भी किए हुए हैं और आगे भी करेंगे। अगर एक एक पॉइंट पे बात करनी होगी कि कैसे हम लोगों का ब्लॉक लेवल होगा, कैसे हमारा समाज लेवल होगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक लिया था जिसको आज मैं जल्दी से खत्म करूंगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं इसको। हम समझे कि हमें सिर्फ इसको सीक्वेंस में रखना है, अदरवाइज इस पे हमने क्लासेस भी ली हैं और आपको आता भी है। 6 स्पोक्स ऑफ समाज, सोशल साइकिल के हम लोग ले रहे थे। तो हमने पिछली बार 4 प्रकार की साइकोलॉजीज हैं उस पर बात की थी। और आज हमने कहा था कि उसमें एक जो पहली जरूरत थी सदविपर की, तो उस पर हमने ज्यादा क्योंकि हमने सदविपर पे बहुत बार क्लासेस ली हैं, यम नियम पे ली हुई हैं, तो हम यम नियम पे ना जाकर हमने 4 साइकोलॉजीज की बात की थी। और 4 साइकोलॉजीज में जो सेल्फ सेंटर्ड 4 साइकोलॉजीज में जो हमारी सेल्फ सेंटर्ड, मैटर सेंटर्ड, डॉगमा सेंटर्ड और फिर गॉड सेंटर्ड थी। तो ये तो हम जान चुके हैं कि ये 4 प्रकार के जो लोग हैं उसमें जो गॉड सेंटर्ड लोग हैं वही कुछ ना कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एक साइकोलॉजी से दूसरी साइकोलॉजी में लोग कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। एक्सपोजर होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए, ऑटो सजेशन होना चाहिए, आउटर सजेशन होना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि 4 के 4 जो वर्ण हैं वो 4 के 4 जो साइकोलॉजीज हैं वो वहीं पे रहेंगे। तो उसके बाद हम लोग ले रहे थे कि स्पिरिचुअल, दूसरा फैक्टर जो था कि स्पिरिचुअल फिलॉसफी। तो स्पिरिचुअल फिलॉसफी एक फिलॉसफी नॉट ओनली स्पिरिचुअल, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हमारे जो एरिया, जो हमारे स्ट्राटाज हैं, फिजिकल, साइकिक और स्पिरिचुअल, उसमें हमारा है फिजिको साइकिक, साइको स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल। और इन तीनों जो स्ट्राटाज हैं उनको हेल्दी और उनकी वेलबीइंग के लिए हमें पेबलम की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, एक आभोग की जरूरत होती है। तो आभोग फिजिकल बॉडी के लिए तो खाना होता है, खाने में क्या होना चाहिए, सात्विक आहार, ये वो चीजें। लेकिन फिजिको साइकिक भी एक आहार होता है, साइकिक भी आहार होता है, और साइकिक के बाद स्पिरिचुअल भी, साइको स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल भी होता है। तो उसके लिए हम लोग देख रहे थे कि इन चारों जो हमारी स्टेजेस हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों को जो साइकिक पेबलम है, फिजिकल पेबलम है, साइकिक पेबलम है, स्पिरिचुअल पेबलम है। तो साइकिक पेबलम है या स्पिरिचुअल, फिजिकल और फिजिको साइकिक जो है, तो वहां पे हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। जो जो हमारे रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज किया जाए उसकी जरूरत होती है। हम जानते हैं उसको, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड में या हमारे प्लेनेट के, उनको कैसे डिवीजन किया जाए, कैसे बांटा जाए, कैसे यूज किया जाए, ये सारी चीजें इनमें आनी चाहिए। तो सोशल साइकिल के जो 6 स्पोक्स है उसमें एक तो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है। स्पिरिचुअल फिलॉसफी शास्त्रों का होना बहुत जरूरी। शास्त्र का मतलब होता है जो हमको डिसिप्लिन से बाबा लिखते हैं, शासनाथ तारे यास्तु शास्त्र परिकृतिता। शास्त्र वो है जो हमें किसी भी फील्ड में एक गाइडेंस के रूप में, और एक ऐसा स्क्रिप्चर, एक ऐसी गाइडेंस जो हमें हर एक फील्ड में गाइडेंस के रूप में हमें गाइड करता रहे, हमें डिसिप्लिन फॉलो करने, शासन
शासन से शास्त्र निकला हुआ है, तो शासन करने का, एडमिनिस्टर होने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का हमें गाइड करता रहे। तो ऐसे स्क्रिप्चर्स के 4 स्टेजेस बोलते हैं बाबा। तो उसमें आती है साइको स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल जो फिजिकल, और इनमें सिंपल है। अब स्पिरिचुअल फिलॉसफी में क्या है, बहुत सी फिलॉसफी जो स्पिरिचुअल का मतलब लोग सोचते हैं कि बस भगवान की ओर जाना, वैसी बात नहीं है। ऐसा जाना जो कि डॉगमा के विरुद्ध हो, जो कि डॉगमा के बाहर हो, जो कि सेल्फ सेंटर्डनेस के बाहर हो, तो वो होगा एक यूनिवर्सल स्क्रिप्चर जो हमें, हमारा जो धर्म है, हमारी जो भूख है, हमारा जो मनुष्य का जो धर्म है, उस धर्म को फॉलो करवाए। तो हम जानते हैं, आनंद मार्गी तो सभी जानते हैं कि हमारा धर्म क्या है, सुख के पीछे जाना। और सुख के पीछे जाना क्या, आनंद के पीछे जाना, ब्रह्म के पीछे जाना। तो एक अनंत सुख की जो भूख है, उस भूख को मिटाने वाली एक प्रैक्टिकल वे चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअल थ्योरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो प्रैक्टिकल वे में, जो प्रैक्टिकल सोसाइटी में उसे उस बाबा कहते हैं कि ऐसी थ्योरी जो कि मनोमय कोश से निकले, फिलोसफर्स कोश से निकले और धरातल पे प्रैक्टिकल ना हो, तो वो फूल्स थ्योरी है। दैट इज द थ्योरी ऑफ फूल्स पैराडाइज। एक पैराडाइज लाना है धरती पे, और एक अननेचुरल और अनप्रैक्टिकल सी कोई थ्योरी दे देता या दर्शन देता, और उस दर्शन को धरनी पे लाते हुए बहुत से अनसाइकोलॉजिकल चीजें करनी पड़ती हैं जो साइक के अकॉर्डिंग ना जाए, ह्यूमन साइक के अकॉर्डिंग ना जाए। तो वो इम्प्रैक्टिकल है, वो कभी भी फॉलो नहीं होगी, इम्प्लीमेंट भी नहीं होगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि 4 चीज है ये, इसकी जो 4, इसमें एक चौथा फैक्टर ये भी है, फिजिको साइकिक, साइको स्पिरिचुअल, फिजिको साइकिक, साइको स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल थियरीज। उसमें हम लोगों का, हम कहेंगे कि वो थ्योरी जो हमको अपने धर्म की ओर ले जा रही है, या हमारे रियल धर्म क्या है उसकी पहचान करवा रही है। हमारी भूख क्या है, हमारी एक बेसिक आहार निद्रा भय मैथुन, इससे अलग कौन सी वो एक प्रॉपर्टी है जिसे, जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल या प्लांट लाइफ से ह्यूमन बीइंग्स को अलग करती है, वो जानना है। जानने के बाद उसको पाने के लिए जाना है, तो वो धर्म है। हमारा धर्म वही है कि एक तो आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा, ये तो है ही सब में, ये तो हम सब में है ये प्रॉपर्टीज, अस्ति भाति आनंदम। लेकिन ये जो आनंदम वाली क्वालिटी है, ये सब हम लोग सब आनंद की ओर जा रहे हैं, और आनंदम को पाने वाली जो थ्योरी है उसको धर्म शास्त्र कहा गया है। तो 3 फैक्टर से, एक धर्म शास्त्र है, एक दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र भी जरूरी होता है, क्योंकि दर्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरा क्या काम है यहाँ, तो ये दर्शन, व्हाई और हाउ, ये जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, इसको दर्शन कहा जाता है कि कैसे हुआ होगा ये प्लेनेट, ये ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हुआ होगा, क्रिएटर कैसा होगा, ये सारे दर्शन के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो इस दर्शन शास्त्र का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दर्शन शास्त्र नहीं होगा तो हमारी साइकिक भूख नहीं मिटेगी। साइकिक भूख, स्पिरिचुअल भूख की बात नहीं कर रही हूँ, साइकिक भूख। और साइकिक भूख के लिए दर्शन शास्त्र होता है, दर्शन शास्त्र हमेशा, और स्पिरिचुअल भूख को मिटाने के लिए तो धर्म शास्त्र होता है। और फिर हमारी जो साइको फिजिकल या फिजिकल नीड्स जो होती है, उसके लिए समाज शास्त्र जरूरी होता है। ये 3 शास्त्र है। तो तीनों शास्त्र जिस फिलोसफर के नहीं होंगे हम लोग, क्योंकि प्रेसेप्टर लास्ट में 6 स्पोक्स में प्रेसेप्टर आएगा, तो वो प्रेसेप्टर जो आएगा वो अगर ये तीनों भूखों को, हमारे तीनों स्फीयर्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमारे साइकिक क्वेश्चंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमारी धर्म की इच्छा को, हमारी आनंद की इच्छा जो उसको क्वेंच करने का रास्ता नहीं दिखाएगा, और फिर हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो साइको फिजिकल या फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें जो रिसोर्सेज हैं, उसमें जो हाँ दीदी, मीतू दीदी कह रही हैं कि आपके पास टाइम है, थोड़ा स्लो जाइए, शायद लोगों को समझने में परेशानी हो रही है। आपके पास दीदी काफी टाइम है, आपको कोई जल्दी नहीं है। लेकिन
एक, दीदी लेकिन हम ये बहुत आपको बड़ा जैसा टॉपिक, सब्जेक्ट है और फिर दूसरे दिन भी इसी पे रहना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, आपको दीदी जितना चलेगा, टाइम लेना है। चलेगा। चलेगा। ओके, क्योंकि इस बार मंजुला दीदी हम आपकी लोग आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा एरर हो रहा है साउंड का। मेरा जी जी मेरा दीदी, थोड़ा आप एक बार वीडियो ऑफ करेंगे अभी शायद। अभी 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 सुप्रिया, हाँ अभी दीदी अभी आ रही है। तो दीदी वो चलिए मैं कहना चाह वीडियो रहे हैं थोड़ी कि देर आप ऑफ करती आराम हूँ। से क्लास लीजिए। ओके, तो बात ये है कि जो हमारे 3 स्ट्रेटाज हैं उनको तीनों को गाइड करने के लिए जो प्रेसेप्टर होगा उस वो हमारी फिजिकल नीड्स को, हमारी फिजिकल रिसोर्सेज को, हमारी साइकिक नीड्स को, साइकिक रिसोर्सेज को और धार्मिक नीड्स को तो टच करेंगे ही। तो धर्म शास्त्र होता है जो हमें हमारी आनंद की खोज है या जो हमारा धर्म है उसको फुलफिल करने का जो पेबलम है वो देने वाला, और समाज शास्त्र है जो हमारी साइकिक भूख को मिटाता है, और फिर दर्शन शास्त्र है वो, और फिर समाज शास्त्र जो हमें समाज में रहना कैसे है, समाज में हम लोगों को कैसे, जैसे कि समाज में हमारी साधना के एक अभिन्न अंग यम नियम बनाए हुए हैं, तो यम नियम का जो नियम यम वाला पोर्शन है वो हम लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो हमारा दूसरी क्रिएशन के साथ हमें कैसे रिलेशन रखना है वो है। साधना के अंदर ही यम नियम आ गए, और यम के अंदर वो पोर्शन आ गया जो हमें दूसरों से कैसे अपने बिहेवियर को बनाना है। तो नियम तो चलिए अपना अपने आप को कैसे प्योर करना है, और यम में आ गया, उसी तरह समाज शास्त्र आ गया। तो इसके अलावा, समाज शास्त्र के अलावा व्याख्यान करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उस स्पिरिचुअल थियरी को या उन शास्त्रों को इंटरप्रिटेट करने वाला, एक थियरी को इंटरप्रेट करने वाला, व्याख्यान करने वाला होना, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है शास्त्रों का व्याख्यान करने के लिए। अगर व्याख्यान करने वाला आपका ठीक नहीं है या रटा लगा के उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं, शास्त्रों को रटा लगा के इंटरप्रेट कर रहे हैं, जैसे कि हम आजकल शास्त्र देखते हैं और शास्त्र बहुत ही दूसरी तरह से व्याख्या करके, जैसे कि बाबा एक एग्जांपल देते हैं कि विधवा अग्रे गमिस्ति, तो विधवा आगे जाएगी। तो इसका व्याख्या क्या किया गया कि विडो शुड गो बिफोर हर हस्बैंड। बात थी कि विडो को हस्बैंड से पहले जाना चाहिए, तो व्याख्या करते करते डाई कर दिया कि विडो को पहले मरना चाहिए। अब ये बात सच्ची है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी या पैट्रिलिनियल सोसाइटी में विडो की हालत उतनी ठीक नहीं रहती है हस्बैंड के बाद में, तो किसी फिलासफर ने बोल दिया कि विडो को पहले जाना चाहिए। पहले जाना चाहिए को व्याख्या में आ गया कि वो मरनी चाहिए, और ये मरने वाली जो फिलॉसफी है, तो लास्ट में इतने व्याख्याताओं ने ऐसे ही अपने सेल्फिश मोटो के लिए या अपने समाज की एक बहुत सी बड़ी जो एक वर्ग होता है उसको अपीज करने के लिए, जैसे कि मेल वर्ग जो है तो उसको अपीज करने के लिए इस को इंटरप्रेट करके ये बना दिया कि विडो को पति की चिता पे मर जाना चाहिए। तो इसका उन्होंने बना दिया विधवा अग्ने गमस्यति, अग्ने मीन्स आग में चली जाइए, विडो शुड गो इनटू द फायर। पहले वाला श्लोक था विधवा अग्रे गमस्यति, अग्रे मीन्स पहले जाना, पहले जाए तो अच्छा है, लेकिन उसको अग्ने बना के कितना डिफरेंस कर दिया, अग्रे और अग्ने को चेंज कर दिया। अग्रे से अग्ने होने पे हो गया कि उसको चिता पे जाना चाहिए। Widow should go on the चिता. As a result, hundreds and thousands of innocent widows are burned alive on funeral pyre of their husband. Then इसलिए एक प्रॉपर ट्रेनर, और ट्रेनर एक ही नहीं, फिर बात आती है यम नियम फॉलो करने वाला स्टांच मॉरलिस्ट, जो जिसके मन में डिस्क्रिमिनेशन न हो,
हो और किसी के लिए पार्शियलिटी ना हो, किसी को नीच ऊंच, उसके मन में नीच ऊंच की भावना ना हो। तो ये सारी चीजें व्याख्या करने वाला या कानून बनाने वाला या समाज शास्त्र को भी चेंज करने वाला या समाज शास्त्र के भी कानून को बनाने वाला ऐसा होना चाहिए जो उस तरह का स्टांच मॉरलिस्ट हो, विदाउट एनी पर्सनल सेल्फ सेंटर्डनेस हो, सेल्फ स्वार्थ के ऊपर हो। तो ये इतना जरूरी है व्याख्या, जितनी जरूरी स्क्रिप्चर्स हैं उतनी ही जरूरी है स्क्रिप्चर्स की इंटरप्रिटेशन। इसलिए हम लोग जब तक स्क्रिप्चर्स की इंटरप्रिटेशन ठीक तरह से नहीं करेंगे और बेनेवलेंट वे में नहीं करेंगे तो स्क्रिप्चर हमेशा ही मिस इंटरप्रेट होते रहेंगे। अब आया समाज शास्त्र, नहीं दर्शन शास्त्र। ये जो दर्शन शास्त्र है, तो दर्शन शास्त्र हम लोगों ने पहले भी इस पे एक क्लास ली है और बाबा लिखे हुए हैं कि दर्शन शास्त्र इज ए क्रिएशन ऑफ मनोमय कोशा। ये जो धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र तो इंट्यूशन लेयर से आता है और गुरु ही देते हैं, और गुरु इज नथिंग, गुरुवे ब्रह्मा ना पर ना, ब्रह्मा गुरुवे ना परा, ब्रह्मा के अलावा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। तो वो तो ब्रह्म ही होंगे, संभूति होंगे, महाकौल होंगे। तो धर्म शास्त्र तो उन्हीं का है, और इसी धर्म शास्त्र को हम आप्त वाक्य भी बोलते हैं। अगर गुरु का जो वाक्य है, सदगुरु का जो वाक्य, सदगुरु का, महासंभूति का, महाकौल को, जो कि ब्रह्मा ही गुरु हैं, और उनका जो वाक्य है तो उसे आप्त वाक्य बोलते हैं। तो आप्त वाक्य वो है जो कभी भी चेंज नहीं होता, शाश्वत है, सनातन है। इसीलिए जो सनातन धर्म का वर्ड आजकल यूज हो रहा है, तो वो शाश्वत और सनातन इसलिए क्योंकि वो आप्त वाक्य गुरु का वाक्य है। धर्मशास्त्र में सिर्फ धर्मशास्त्र जो है वो गुरु का आप्त वाक्य है, जो चेंज नहीं होगा। आप्त और प्राप्त वाक्य, प्राप्त वाक्य होता है वो वाक्य जो चाहे गुरु ने ही दिए हों, लेकिन उनको बोल के दिया होता है कि ये चेंजेबल है। जैसे ब्रह्मांड की अगर कोई थ्योरी समझाते हैं गुरु, तो वो ब्रह्मांड चेंजेबल है, जगत चेंजेबल है। अगर गुरु कहते हैं कि जगत का मतलब ही चेंज होना है, 15,000 साल पहले जो ह्यूमन बीइंग थे, जो उनका ब्रेन था, जो उनका नर्वस सिस्टम था, जो उनका माइंड था, वो बहुत चेंजेस के थ्रू आके, एवोल्यूशन के थ्रू, या 1 लाख साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, वो चाहे वो बंदर थे या बंदर जैसे एप्स थे, या वो जो भी जाति प्रजाति थी, तो उस प्रजाति से हम एवोल्यूशन होते 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 ह्यूमन बीइंग्स आए हुए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि दर्शन, ये जो प्राप्त आप्त वाक्य है वो चेंजेबल नहीं है। आप्त वाक्य वो होता है जिसको दिया गया होता है, कि बोला गया होता है कि ये चेंजेबल, ये वर्ल्ड के लिए है, ये फिजिकल और साइकोफिजिकल वर्ल्ड के लिए है, मतलब कि दर्शन शास्त्र मनोमय कोश के लिए है। तो मनोमय कोश की जितनी भी थ्योरीज या गुरु की जितनी भी थ्योरीज जो हमारे समाज के लिए दी हुई हैं या ह्यूमन बीइंग्स के लिए दी हुई हैं, फॉर सम टाइम दी हुई हैं, या टाइम पर्सनल प्लेस के लिए दी हुई हैं, तो वो हमेशा चेंजेबल होती है। उसमें कोई भी डॉगमा हमें नहीं आना चाहिए कि इसको कैसे चेंज करें, ये हमारे गुरु ने कह दिया इसको चेंज नहीं करेंगे। ये दिया ही गुरु ने इसलिए है कि ये चेंजेबल है ये फील्ड। इसीलिए इस फील्ड को बाबा 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि धर्म शास्त्र है वो गुरु का प्राप्त वाक्य, आप्त वाक्य ही होना चाहिए, वो नॉन चेंजेबल है। उसमें जो भी सनातन है, शाश्वत है। लेकिन दर्शन शास्त्र है, मनोमय कोश की क्रिएशन है। तो दर्शन शास्त्र हमेशा ही हैज बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से दर्शन शास्त्र की शुरुआत हुई है, तो इट हैज बीन ए कैटलिस्ट टू डिवाइड द सोसाइटी। क्योंकि हर एक दार्शनिक का अपना ही एक शास्त्र है, हर एक दार्शनिक की वर्ल्ड को देखने का अपना वर्ल्ड व्यू है, अपना पर्सपेक्टिव है, समाज की बीमारियों को निकालने का अपना एक पर्सपेक्टिव है। उसने अपने पर्सपेक्टिव से एक समाज की एक दर्शन लिखा हुआ है। उस दर्शन पे वो कितने दिन के लिए सही है, कितने दिन के लिए सही नहीं है, अगर उस टाइम के सही दर्शन को हम, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म दिया, तो कार्ल मार्क्स को महर्षि कार्ल मार्क्स कहा जाता है। इसका मतलब वो काफी कंपैशनेट होंगे, काफी उन्होंने जो बहुत शोषण देखा, जो एक्सप्लॉइटेशन देखी इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते, और चर्च और
चर्च और चर्च और राजा, चर्च और मोनार्की, चर्च और रॉयल्टी एक होने से जो एक्सप्लॉइटेशन की गई लोगों की या शुरू की गई लोगों की, तो उसको देख के उनका मन दुखा होगा, बहुत ही दुखा होगा, और उन्होंने उस टाइम के लिए एक थ्योरी दी। लेकिन अगर कोई कहे कि जो उन्होंने थ्योरी दी उसको हम ब्लड शेड से अपनाएंगे, वो उसके लिए लोगों को मारेंगे, उसके लिए हम भगवान को नहीं मानेंगे। इनफैक्ट कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो एंटी डॉगमा, क्योंकि इतना डॉगमा था सो कॉल्ड स्पिरिचुअल फील्ड में, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल फील्ड नहीं था वो डॉगमेटिक जो हमारा रिलीजियस फील्ड होते हैं उनमें इतना डॉगमा था। तो उस डॉगमा के विरुद्ध उन्होंने अगर बात की, अगर कोई इंसान धर्म और पंथ को एक माने और उस दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र को एक माने, तो गलती किसकी है? गलती तो उन लोगों की है जो मिस इंटरप्रिटेट। इसीलिए बाबा बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि इंटरप्रिटेशन जो होनी चाहिए, इंटरप्रेटर का भी बहुत बड़ा व्याख्या करने में, शास्त्रों को व्याख्या करने में इंटरप्रेटर का बहुत बड़ा रोल है। उसका रोल का एक पूरा चैप्टर ही है कि उसका क्या रोल है। अगर इंटरप्रिटेशन गलत हो जाती है तो ये डॉगमा फैलते हैं, और ये सारे जितने डॉगमास या जितनी भी डिवीजन ऑफ सोसाइटी हुई वो दर्शन शास्त्र में हुई है। तो दर्शन शास्त्र की मिस इंटरप्रिटेशन और किसी दर्शन शास्त्र को शाश्वत मानना या सनातन मानना भी ह्यूमैनिटी के लिए अगेंस्ट बहुत ही क्रुएल्टी का रीजन है। हमने देखे हैं पंथ पे या डिफरेंट दर्शन पे क्रूसेड्स देखे हुए हैं हमने, क्रिश्चियन वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में जंगें देखी हुई हैं हमने, क्रिश्चियंस के बीच में जंगें देखी हुई हैं, एक फिरके और दूसरे फिरके के बीच में जंगें देखी हुई हैं। सो कॉल्ड हिंदुइज्म में शैवाइट्स वैष्णव में कितना एक दूसरे के प्रति एक इंटॉलरेंस थी, वो हमने पढ़ी है अगर हम पढ़ें तो। मतलब कि एक एक पंथ की जितनी भी इंटॉलरेंस और सोसाइटी को जितना भी डिवाइड किया है, तो सो कॉल्ड इन दर्शनों के थ्रू उन दर्शनों को शाश्वत मानना जो है, तो ये बहुत ज्यादा इस गलती के थ्रू और इस व्याख्या के थ्रू गलत मान के समाज में जितनी भी आज कुरीतियां आई हुई हैं, चाहे वो जैसे वर्ण तो हम भी मानते हैं, जैसे प्राउड भी तो वर्ण मानता है, जैसे 4 वर्णों का जिक्र हुआ, 4 वर्णों को जब इंटरप्रिटेशन के थ्रू या एक परवर्टेड साइकोलॉजी के थ्रू या एक सेल्फ सेंटर्डनेस के थ्रू या किसी दार्शनिक ने अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस के लिए या किसी एक खास तबके को अपीज करने के लिए जब उनको हेरिडिटरी बना दिया गया और हेरिडिटी के साथ छुआछूत आ गई, और छुआछूत के चलते कितनी ज्यादा हम जानते हैं कि कितनी ज्यादा सोसाइटी का एक बहुत बड़ा भाग जो है तो वो एक्सप्लॉइट होता रहा। इसमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस इंटरप्रिटेशन और एक अच्छी थ्योरी को, वर्णों की अच्छी थ्योरी को, जिसमें क्षत्रिय विप्र और वैश्य और शूद्र थे, शूद्र क्षत्रिय वैश्य विप्र और वैश्य, ये एक थ्योरी थी। तो ये तो एक सच्ची बात है कि जब एवोल्यूशन में माइंड एवोल्यूट होता है तो शूद्र से क्षत्रिय, क्षत्रिय से विप्र, विप्र से वैश्य और वैश्य से फिर शूद्र, ये समाज भी उसी तरह से एक वर्ण से डोमिनेट होता है एट वन टाइम। लेकिन इसको जब इंटरप्रेट हम इस तरह से करेंगे कि शूद्र का मीनिंग ही हमने दूसरा रेशियल बना दिया, शूद्र का मीनिंग ही रंग भेद पे ले गए, काले लोग शूद्र हैं, व्हाइट लोग आर्य हैं, आर्य लोग जो है तो वो विप्राज हैं। तो इस चीज से ये व्याख्यान और गलत शास्त्रों की जो व्याख्या हुई या जो इंटरप्रिटेशन हुई या जो क्या हुआ, जो उसमें बिगड़ा हुआ है, जो विकृति आई, तो उस विकृति से समाज इतना ज्यादा सफर किया है कि जिसकी जरूरत है कि हम दोबारा फिर समाज को या और बाबा कहते हैं कि
ये काम एक इंटरप्रेटेटर का है कि वो फिर वो वर्ड, ये पढ़ के मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि बाबा कहते हैं कि इंटरप्रेटर, व्याख्या करने वाला जो है वो इतना ज्यादा ज्यादा वो रटा लगाने वाला नहीं होना चाहिए, वो इतना ज्यादा मेंटली इवॉल्व होना चाहिए कि वो उन चीजों को जाने कि इन चीजों, ये जो दर्शन है इसका मतलब क्या है, और उसको कंपैशन और बहुत ज्यादा एक स्कॉलरली और बहुत ही ज्यादा गूढ़ अर्थ से उसको व्याख्या करे। और कुछ चीजें जिनका की वर्ड जिनके 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 मीनिंग्स ऐसे हो गए कि पीढ़ियों से, वर्षों से, शतकों से हम उनको ऐसा समझ रहे हैं, जैसे शूद्र, समाज में शूद्र वर्ड को इतना ज्यादा मिसयूज और मिसयूटिलाइज किया गया है कि शूद्र कहते ही एक 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 और ही एक 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 दूसरी एक दूसरा एक अर्थ हमारे मन में आता है, तो ये अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इस अर्थ और अनर्थ को बाबा कहते हैं कि ये ड्यूटी होगी इंटरप्रेटर की, व्याख्या करने वाले की, कि वो फिर इन वर्ड्स को दोबारा रीलीव करे और इनके जो असली वर्ड हैं, जैसे तांत्रिक तांत्रिक कुछ देर तक पहले, अभी भी बहुत सा एक बहुत बड़ा पार्ट है सोसाइटी का जो अभी भी तांत्रिक को बोलते ही, तांत्रिक का मतलब कुतांत्रिक मीन्स ब्लैक मैजिक करने वाला समझते हैं। अब तंत्र का इतना अच्छा और इतना खूबसूरत वर्ड था, और उस खूबसूरत वर्ड को तांत्रिक एक समय में जब इस तंत्र को कुतंत्र में चेंज किया गया, विद्या माया को अविद्या माया की तरह यूज किया गया और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यूटिलाइज किया गया, तो तांत्रिक हो गए। तांत्रिक कौन होगी? तांत्रिक को हम कभी भी योगी के रूप में नहीं देखे। अभी तक योगा का वर्ड खराब नहीं हुआ है, योगी का वर्ड भी खराब नहीं हुआ, लेकिन तंत्र का वर्ड इतना खराब हो गया कि अपने आप को तांत्रिक बोलने में डर लगने लगा लोगों को, और लोग अपने आप को तांत्रिक नहीं बोलने लगे। तो इससे लगता है कि हम आधे स्पिरिचुअलिटी से दूर चले गए, कि स्पिरिचुअलिटी अविद्या माया का जिसका पहला वर्ड ही योगा कम्स अंडर तंत्र। तंत्र मीन्स वन विच लिबरेट्स यू फ्रॉम द बॉन्डेजेस। तंत्र मीन्स एक्सपेंशन के साथ लिबरेट होना, अपने आप को, अपने माइंड को इतना एक्सपेंड करना कि उसके जो रस्सी आपको बांधे हुए है इतना एक्सपेंड करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस रस्सी से वो बंधा हुआ है तो रस्सी टूट जाए, मतलब जिस बंधन से बंधा हुआ है उससे तन मीन्स बॉडी, ग्रो करने वाली बॉडी, और त्र मीन्स लिबरेट करना, अपने आप को ग्रो करने से लिबरेट करना। मीन्स किसको लिबरेट करना? माइंड को इतना ग्रो करना, इतना विशाल बनाना कि आप लिबरेट हो जाओ। मतलब एक घड़े का पानी इतना ज्यादा फैल जाए कि घड़े की जो दीवारें वो टूट जाएं, और समुद्र में घड़ा या पॉन्ड में घड़ा है या कुएं में घड़ा है, तो घड़ा जो सेपरेट था उसकी अगर एक्सपेंशन के साथ या हीट के साथ उसकी दीवार टूट जाए, एक्सपेंड हो जाए वाटर, और दीवार टूट जाए, तो पानी के साथ पानी मिल जाए, तो ओशन के साथ ओशन मिल जाए, तो वही लिबरेशन हो गई। तो सिंपल है, हमारी फिलॉसफी तो सिंपल है, आनंद मार्ग की फिलॉसफी तो सिंपल है। मैं आज सोच रही थी बहुत से लोग आजकल सनातन धर्म, ये धर्म हो रहे हैं, और हमें अगर कोई पूछे तो हमारा तो सिंपल है, हम तो कहते हैं कि हम तो इन चीजों में पढ़ते ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम तो सिंपल कहते हैं कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो चेतना है, उस चेतना के ऊपर परतें पड़ी हुई हैं, और हमारा धर्म या हमारा और स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए क्या है कि कुछ परतें मोटी पड़ी हुई हैं, कुछ परतें पतली पड़ी हुई है। मतलब अपने आप को हमने या तो बहुत बड़े कंबल से ढका हुआ है, एक एंटिटी को या तो कंबल से ढका हुआ है, या 4 कंबल से ढका हुआ है, या एक सिंपल से बेडशीट के साथ ढका हुआ है, या एक छोटी सी पतली सी चादर कर्टन के साथ ढका हुआ है। तो डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को या हमने उस परम चेतना को किसके साथ ढका हुआ है, अपने कर्मों के थ्रू। अगर हमारे कर्म बहुत ज्यादा क्रूड हैं, तो क्रूडर सी चादर है उस चेतना के ऊपर, उस चादर को निकालना ही आनंद मार्ग की फिलॉसफी है। उस चादर को निकाल दो। अगर बहुत ज्यादा क्रूड चादर है तो एनिमल लाइफ है या प्लांट लाइफ है, बहुत ज्यादा देर लगेगी चादर को निकालने में। लेकिन जब आप मनुष्य के जन्म में आ गए हो, तो नेचुरली वो जो
मोटी चादर थी या मोटे चमड़े का जो चादर थी, उसको निकलते निकलते पतली हो गई है। अब इस पतली चादर को उठाना है और चेतना है, परम चेतना है। वो जो परम चेतना हमारे अंदर ढकी हुई है चादर के साथ या बॉन्डेजेस के साथ, अगर उस बॉन्डेजेस को हम निकाल लेते हैं तो परम चेतना और चेतना एक ही है। तो हमारा तो सिंपल फंडा है, हमें तो कोई ज्यादा एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ता है कि भगवान कौन है, हमारे कौन भगवान है, हम क्या है, हम कैसे भगवान को पाएंगे, एक है या अनेक है। ये है ही नहीं, हम ही भगवान है, अहम ब्रह्मस्मि या शिव होम, मैं ही शिव हूँ। तो हमारा सिंपल है, आनंद मार्ग की फिलॉसफी सिंपल है। और इसके लिए जो फिलॉसफी बनाई गई है तो वो क्योंकि वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारी जो भी फिलॉसफी आनंद मार्ग की है, आनंद मार्ग की फिलॉसफी, तो उसको प्रैक्टिकली हमारे प्रेसेप्टर ने प्रैक्टिकली उस पे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन की है, चाहे वो वायुज हो, चाहे वो चाहे आपकी डेथ हो, चाहे आपकी संस्कार थ्योरी हो, डेथ की थ्योरी हो, जन्म की थ्योरी हो। इन सब चीजों पे जो हमारे प्रिसेप्टर है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। 59 इसीलिए द ईयर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन था। तो ये जो थ्योरी है इसको डिमॉन्स्ट्रेट खुद प्रेसेप्टर ने, जिसने भी ये थ्योरी दी है, दर्शन दिया है, उस दर्शन को हमारे प्रेसेप्टर ने एक्सपेरिमेंटेशन में दिखाया और हमें बोला है कि तुम करो, तुम भी इस एक्सपेरिमेंट को जानोगे। अगर वो कहते हैं कि चित्त महत में और चित्त अहम में और अहम महत में चेंज होता है साधना के साथ, तो उसके लिए जो वो उसके लिए जो वो प्रॉपर्टीज कहते हैं, हमें स्वभाव कहते हैं, तो वो स्वभाव चेंज होगा। आपका यम नियम फॉलो कीजिए और आप साधना कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए तो आपको अपना माइंड ब्रॉड होता हुआ दिखेगा, आप में ब्रॉडनेस आएगी, आप में कंपैशन आएगी। अगर आप में वो बेनेवलेंसी आ रही है तो नेचुरली वो चीजें चेंज हो रही हैं, वो चीजें हो रही हैं। अगर आपको बोलते हैं कि कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं तो आप फील कर सकते हैं। उन्होंने उसका तरीका दिया, ये नहीं बोला है कि बस तुम बोलो कि क्योंकि तुम्हारे गुरु ने बोल दिया है कि आपकी कुंडलिनी जगेगी, आपके इतने चक्र हैं, इस तरह के हैं, इस किस्म के हैं, तो उनमें वाइब्रेशन नहीं होगी। उन्होंने उसकी जगह, उसका कलर अगर दिया है, आप उस पर कीजिए। यहाँ तक भी है कि अगर आप उस पर ज्यादा करेंगे तो सिद्धियां भी होती है। अविद्या तांत्रिक जो है तो उन्हीं चीजों को एक एक चीज पे सिद्धि करके उसको यूज करते हैं, हमने देखा है। अब ये जो पानी पे चलना है, कोई आदमी पानी पे चल रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, तो ये झूठ नहीं है, ये सच है। लेकिन वो कहाँ कहाँ पे अटक गए हैं, कंप्रहेंसिव एक थ्योरी ना होते हुए अपने आप को एक जगह पे अटका दिया है। अगर आप पानी पे चलना चाहते हैं तो आपका जो ये आप अपने अगर आप मणिपुर चक्र पे कुछ सिद्धि लाते हैं तो आपका खाना पीना, आपकी भूख, उस पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप इस सारी ब्रह्मांड के जितने भी सॉलिड फैक्टर है, सोना चांदी और खाने पीने की चीजें, या ये रिसोर्सेज जो मटेरियल रिसोर्सेज है, इनको आप यहाँ बैठे बैठे ही चाहते हैं तो आप मूलाधार चक्र पे सीधी कर लीजिए, आपको वो मिल जाता है। और अब हम कभी कभी देखते हैं जिनके पीछे लोग लगे रहते हैं गुरु करके, तो वो कभी हवा से कोई चीज निकाल रहे हैं, हवा से कोई घड़ी निकाल रहा है, कोई मूर्ति निकाल रहा है। तो ये सारी सिद्धियां हैं जो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज नहीं की होती हैं, लेकिन अपने आप को सिद्ध पुरुष दिखा के अपने पीछे लोगों को लगाने के लिए की होती है। हम और आप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना ज्ञान दिया गया है, बताया गया है कि ये सिद्धियां एक तरह का आपके लिए एक तरह का खिलौने दिए गए हैं। और जब जैसे माँ काम करने जाती है किचन में और बच्चा अगर रोता है तो बच्चे को आके एक खिलौना दे के जाती है माँ, तो बच्चा अगर उस खिलौने से खेलना शुरू करता है तो माँ फिर चली जाती है, लेकिन बच्चा फिर रोता है, फिर माँ आती है एक दूसरा खिलौना दे। तो ये हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में या स्पिरिचुअल रास्ते में प्रकृति की ओर से एक खिलौना है सिद्धियां। तो अगर हम इन सिद्धियों के पीछे पड़ जाते हैं तो स्पिरिचुअल जो हमारी स्पिरिचुअल गोल है वो नहीं मिलेगा, लेकिन सिद्धियां जरूर मिलेंगी। लेकिन कुछ लोग अगर उन सिद्धियों को ही
समझते हैं कि यही हमारी स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म है या अध्यात्म की परिकाष्ठा है, तो फंसे रहते हैं यहाँ पे सिद्धियों में। तो आनंद मार्ग की फिलॉसफी में इन सारी चीजों को इतना अलग अलग से बोल के और समझा के और डिटेल में दे दिया है कि स्पिरिचुअल फिलॉसफी कैसी चाहिए एक समाज को चेंज करने के लिए। स्पिरिचुअल फिलॉसफी और उसके साथ सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी भी हमारी है। अगर उस पर बात करनी होगी तो हम लोग कल करेंगे, नहीं तो सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी है, फिर कल्ट है। कल्ट का मतलब मैं जो बोल रही हूँ, कल्ट का मतलब कि जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी दी जाए तो वो प्रैक्टिकल में उड़ालने का पूरा सिस्टम दिया जाए। अगर बोल दिया जाए कि सरेंडर करना बहुत जरूरी है, अहंकार नहीं होना चाहिए, सरेंडर करना बहुत जरूरी है, सरेंडर के बिना आपको भगवान नहीं मिलेंगे, या आप उस चेतना परम चेतना से नहीं मिल सकते, या आपको आप मर्ज नहीं हो सकते। ये यूनिटाई जो है, ये जो छोटी चेतना है वो बड़ी चेतना से नहीं मिल सकती जब तक सरेंडर ना आए। जो कि कबीर कहते हैं कि जब जब मैं था तब तू नहीं, जब तू अब तू है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरीता में दो न समाये। तो कबीर क्या थे? कबीर एक ऐसे संत थे, सूफी संत थे, जो प्रैक्टिकल वे पे चलते चलते उनको रियलाइजेशन हुई थी कि जब तक मैं कहता था तब तुम नहीं थे, और जब अब तुम हो तो मैं नहीं रहता, मतलब अहंकार चला जाता है। तो ये प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है जिसमें वो फीलिंग आती है कि अब तू है मैं नहीं। तो प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली इतनी सांकरी है कि दो समा ही नहीं सकते। अगर मेरा ईगो रख के मैं चाहूं कि मैं उनसे मर्ज हो जा सकती हूँ तो होगा नहीं। तो ईगो को निकालना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर कोई प्रिसेप्टर कहता है कि ईगो के बिना, शास्त्र कहते हैं कि ईगो के बिना ही, ईगो रख के तुम नहीं मर्ज हो सकते हो भूमा चेतना से, तो फिर उसके लिए एक प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। और वो प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ हमारे ऐसे प्रिसेप्टर हैं जिन्होंने वो भी दिया है। अगर उस पर हम लोग बात करना चाहेंगे तो क्वेश्चन आंसर में भी करेंगे, लेकिन अभी तक हमने स्पिरिचुअल थ्योरी और दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र के बारे में और समाज शास्त्र के बारे में भी, ये तीनों शास्त्रों को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए और कैसे हैं और कौन से चेंज होते हैं, कौन से चेंजेबल है, कौन से आप्तवाक्य है, कौन से प्राप्त वाक्य है, इस पे हमने बात की है। और एक सबसे बड़ी बात जो हमने की है कि इंटरप्रेट, जो व्याख्या करने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है शास्त्रों को इंटरप्रेट करने के लिए। अगर व्याख्या करने वाले में शास्त्रों को इंटरप्रेट करने का या तो रटा लगा के अपना अपना इंटेलेक्चुअल ज्ञान शो करने के लिए रटा लगाएगा, या अपनी जीविका चलाने के लिए दो तीन उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। शास्त्रों को रटा लगा लिया तो उसको, या तो उससे हमारी जीविका चल रही है तो हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं वैसे ही जैसे लोगों को डराने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए, एक 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 सोसाइटी के एक पोर्शन को अपीज करने के लिए, दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो इन चीजों के लिए अगर हम व्याख्या करते हैं तो फिर समाज कभी भी नहीं बने। तो समाज शास्त्र के साथ, आपके धर्म शास्त्र के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ व्याख्या करने वाला इंसान जो है वो उतना ही प्योर माइंडेड होना चाहिए, जिसको जो सचमुच ही इतना प्योर और अहंकार के बिना और ईगोलेस हो कि उसमें इंट्यूशन हो। इंटेलेक्ट से इंटेलेक्ट साइको स्पिरिचुअल के रास्ते में होना बहुत जरूरी है इन शास्त्रों को व्याख्यान करने के लिए। जैसे कि मेन और वुमेन, अगर जो इंसान लड़का और लड़की में डिफरेंस किसी न किसी कुरीति से, किसी न किसी विकृति से, माइंड की विकृति से मानता है, तो वो कभी भी कोई भी शास्त्र को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा फ्लॉलेसली। जैसे हमारे दो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं दो बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हम दोनों को सेम प्यार करते हैं। तो हम कोई भी चीज, जो भी मिठाई लेके आएंगे, स्वीट लेके आएंगे, किताब लेके आएंगे, तो खिलौना लेके आएंगे, तो हम अच्छे माँ बाप जो हैं, पढ़े लिखे माँ बाप जो हैं, जो डेवलप्ड माँ बाप हैं, जो डेवलप्ड माँ बाप हैं, तो वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अपने दो बच्चों में। अगर एक बच्चा बीमार होता है तो वो लड़की है इसलिए उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, लड़की मर जाए तो कोई बात नहीं, ये इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी नहीं है। तो शास्त्रों का
जो इंटरप्रिटेशन भी है उन लोगों के हाथ में अगर होगी जो लड़का लड़की मेल फीमेल इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करते, उनकी इनर दर्द को नहीं समझते हैं, या उनका इनर जो एक 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 कुंठा जो होती है किसी समाज के किसी वर्ग में, अगर उसको नहीं जानते हैं तो वो कभी भी शास्त्रों की व्याख्या ठीक नहीं कर पाएंगे। और बाबा कहते हैं कि शास्त्रों को व्याख्या करने वाला इंसान बेनिवोलेंट और बिल्कुल वही होना चाहिए। इसीलिए यूजुअली हमारी आनंद मार्ग की जितनी भी फिलॉसफी है उसका परपर्ट और उसकी व्याख्या और उसकी जो मीनिंग है वो बाबा खुद देखे गए हुए हैं। खुद छोटा सा श्लोक, उसका नीचे परपर्ट मतलब उसका मतलब, उसके बाद फिर आप जो भी करो, लेकिन वो ऐसा मीनिंग वो दे के गए हुए कि उस मीनिंग को मैं एक तरह का समझती हूँ, आप दूसरी तरह का समझते, उस पर शास्त्रार्थ हो सकता है। और उसी को बाबा कहते हैं कि मैंने तो सीड ऑफ स्ट्रगल डाल दिया है, ये मूवमेंट इस मूवमेंट का खात्मा नहीं होगा। ये जो भी आनंद मार्ग की शास्त्र चाहे वो धर्मशास्त्र हो, चाहे वो हमारा ये शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो या समाज शास्त्र हो, उसमें जितनी जो चीजें जहां जहां उन्होंने बोला कि इनको चेंज होना है अकॉर्डिंग टू टाइम पर्सन एंड प्लेस, इसको चेंज होना है, तो उन्होंने कहीं भी प्राउट में भी उन्होंने उसको इंटरप्रेट करके पूरी पॉलिसीज बना के नहीं दिए, सिर्फ प्रिंसिपल दिए। प्रिंसिपल इसलिए दिए हैं कि हर समय पे ये चेंज होते रहेंगे। तो समय हो गया, मुझे लगता है अगर क्वेश्चन आंसर में कुछ आएगा तो स्क्रिप्चर्स इतने जरूरी हैं और परफेक्ट स्क्रिप्चर का होना उतना ही जरूरी है जितना उसकी इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। तो इंटरप्रिटेशन पे बहुत जोर बाबा मेरे ख्याल में अकेले प्रिसेप्टर या अकेले गुरु या अकेले समाज शास्त्री ऐसे हैं जो इंटरप्रेटर पे इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन में कहीं गलतियां ना हो, कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना आए और आगे समाज ना बन पाए। तो कल्ट भी हो गया। और अब प्रिसेप्टर पे हम अगर चाहेंगे तो प्रिसेप्टर पे कल बात करेंगे या अगले हफ्ते बात करेंगे। प्रिसेप्टर की कुछ क्वालिटीज हैं और वो क्वालिटीज भगवान की क्वालिटीज या प्रिसेप्टर की क्वालिटीज या गुरु की क्वालिटीज बहुत जरूरी है। तो नमस्कार और धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया है तो क्योंकि ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए हो सकता है मैंने जल्दी एक्सप्लेन किया है आपने, थैंक यू सो मच। और कुछ रह गया था, हम पहले ही डिस्कशन इस टॉपिक पर कर रहे थे, तो आज दीदी ने हमें बताया है दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोग के मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो कृपया हैंड रेज करें या माइक अनम्यूट करके पूछें। ये टॉपिक्स जो है हमने पहले भी थोड़ा बहुत काफी समय पहले लिया था, हमने ये सारे टॉपिक्स थोड़े बहुत डील किए, इसीलिए अब दोबारा उसमें जाएंगे तो बोरिंग, कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा, कुछ लोगों को नया लगेगा। तो बहुत सारी बातें फिर भी दीदी ने इस बार और बहुत डिटेल में बताई है ताकि हम उन सब चीजों को समझ सके, जो कुछ भी डाउट रह गया हो। और जो लोग नए थे इस बार सुन रहे थे, तो कोई क्वेश्चन है तो कृपया हैंड रेज करेंगे। आज काफी पार्टिसिपेंट्स जुड़े थे हमारे साथ में। नीतू सिंह दीदी ने हैंड रेज किया है, दीदी पूछेंगे क्वेश्चन। हाँ नमस्कार दीदी, और थैंक यू वेरी वेरी मच मंजुला दीदी। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है जो आपने डिस्टिंक्शन किया समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और क्या बोलते हैं आध्यात्म को लेकर, तो वो बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आ गया। और रोल ऑफ इंटरप्रेटर भी हमें समझ में आ गया। मेरे ख्याल से हम लोगों को जो रोल ऑफ इंटरप्रेटर है वो भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट भी करना है, क्योंकि अगर हम ही लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर समाज में कौन जाकर इस चीज को समझाएगा। ऐसा मेरा मानना है। दीदी आप क्या सोचती हैं? नहीं दीदी, यही बात तो बाबा ने लिखी हुई है ना। और दीदी ये जो सब्जेक्ट है ये बाबा बहुत डिटेल में नमो शिवाय शांताय में लिए हुए। तो मैंने यही कहा था परसों कि हमारी दोनों क्लासेस हो जाएंगी इसमें। हमें नमामि नमो शिवाय शांताय में इसको लेना था, तो हमने 6 स्पोक्स में ले लिया है। तो नमो शिवाय शांताय का भी एक चैप्टर हो गया और 6 स्पोक्स में भी आ गया। तो इसको इतनी गहराई में बाबा नमो शिवाय शांताय में लिए हुए हैं। और उसमें प्रिसेप्टर की पूरी प्रिसेप्टर ने इस पे इंटरप्रेटर पे कितना जोर दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको।
और इंटरप्रिटेशन की कितनी जरूरत है। बताइए ना, आगरे की जगह पे, अग्नि बताइए जरूरत है, बताइए ना, आगरे की जगह पे अग्नि बनाने से कितनी सालों तक औरतों को जलाया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी हो रहा है दीदी, वो जो छोटे छोटे यूट्यूब पे आ रहे हैं वो सो कॉल्ड कि हमें ये कर लीजिए वो कर लीजिए, ऐसे करने से ऐसा होता है, मेरे ख्याल से बिल्कुल वो भी मिसगाइड कर रहे बिल्कुल, हैं वो किसी न वही किसी दीदी, तरह से। जो अभी भी इतने यूट्यूबर्स में देखती हूँ जो बोल रहे हैं कि वीडियो होने के बाद आपको ये छोड़ देना है, वो छोड़ देना है, आपको रंग छोड़ देने हैं, बेरंग हो गए, ये हो गए। इतना डॉगमा फैलाते हैं, फैलाने वाली अभी भी हमारे इसमें सोसाइटी। और ये जो जाति पाति का सिस्टम, वो तो है ही है, वो तो है ही है, जाति चलाने का। शूद्र को ऐसे इंटरप्रिटेट करना या ऐसे उसको व्याख्या कर देना कि उससे पूरी सोसाइटी ही हमारी, कितनी सोसाइटी पीछे रह गई या कितनी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हुई और कितने लोगों ने आंसू बहाए होंगे इन चीजों से, कि एक अच्छी खासी हेल्दी वर्ण थ्योरी को कैसे इंटरप्रेट किया गया। ये वर्णों की जो थ्योरी है, इसको ठीक तरह से अगर इसको हेरिडिटरी ना बनाया जाता, अगर इसको रेशियल ना बनाया जाता, इसको काले गोरे के भेद में न डाला जाता, तो इतनी ब्यूटीफुल थ्योरी है। कितना ब्यूटीफुल एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, सोशल ऑर्डर चलाने के लिए, एक सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर चलाने के लिए गाइडेंस है। लेकिन नहीं, इसको इतना मिस इंटरप्रेट और इतना इतना अब्यूज किया गया कि अब इसका नाम लेने में भी डर लगता है कि आप कहीं मिसकोट ना हो जाए। उसी तरह तंत्र को कैसा कितना मिसकोट किया और कितना अब्यूज किया गया, कि तंत्र को हम लोग तंत्र सोचते ही तांत्रिक। और बाबा ने इन चीजों को, बाबा ने इससे भागने को नहीं बोला है हमें। कुछ लोग हैं हमारे, अभी भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ये चीज ज्यादा समाज में ये इसका गलत असर पड़ रहा है, गलत प्रभाव है, इसलिए इसको चेंज करो। बाबा कहते हैं इसको चेंज नहीं करो। बाबा इसी चैप्टर में लिखे कि इसको वो जो भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, उस धर्म को फिर स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो बाबा कहते हैं ये जो वर्ड है या जो मीनिंग्स गलत हो गए हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है, उनको उनका फिर वो गौरव, उनको वो गौरव प्रदान करना हमारा काम है। तो हमारा प्रचार का काम क्या है? ये नहीं है कि तंत्र को छोड़ दो, योगा को पकड़ो। योगा को पकड़ेंगे, तंत्र को छोड़ेंगे तो योगा आधा हो जाएगा। योगा इज ए पार्ट ऑफ तंत्र। जी योगा इज ए टूल to यस liberate ourselves. Yoga is a tool to liberate ourselves. How can tool be perfect? How can we replace tour with full meaning? जो वे ऑफ लाइफ जो है, एक लाइफ की फिलॉसफी है कि हमको लिबरेट होना है अपने बंधनों से, उसको हम कैसे एक टूल से रिप्लेस कर सकते हैं? तो सम पीपल तंत्र को छोड़ के योगा को लेते हैं, राजधर जो योग, वो नहीं है। हमको उस तंत्र को फिर अपनी उसकी जो गरिमा थी पहले, उस गरिमा को और प्रचार करने का मतलब, और व्याख्यान करने वाले का के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा देते हैं कि तुम इसको तुम करो, रीएस्टेब्लिश करो, बैठो 10 लोगों में, 20 लोगों में, और उन लोगों को कन्विंस करो कि ये इसका मतलब ये है, वो नहीं है, तो वो मानेंगे। लेकिन अगर हम तंत्र को छोड़ के योगा पे जाएंगे, प्रोग्रेसिव को छोड़ के किसी और वर्ड पे जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रेसिव वर्ड को कम्युनिज्म ने पकड़ के उसको लिबरल वर्ड कम्युनिस्ट लोगों ने पकड़ा है, तो क्या हम लिबरल वर्ड को छोड़े? मॉडर्न वर्ड और वेस्टर्न को ऐसे कंबाइन किया गया है कि मॉडर्न बोलते ही हमारे मन में आता है वेस्टर्न। मॉडर्न इज नॉट वेस्टर्न। बहुत जरूरी है हम लोग समझे। सोशियोलॉजी में भी इसको अलग-अलग पढ़ाया जाए। मॉडर्निज्म इज वेरी मच वांटेड वर्ड। हमको बहुत मॉडर्न बनना है अपने ख्यालों में, अपनी सोच में, अपने रहन सहन में, लेकिन हमको वेस्टर्न नहीं बनना। सो वेस्टर्निज्म के साथ अगर हम मॉडर्निज्म को जोड़ देते हैं तो किसकी गलती है? ये उन लोगों की गलती है जिन्होंने वेस्ट को मॉडर्न समझ लिया और मॉडर्न थॉट्स को और अपने कंजर्वेटिव थॉट्स को ट्रेडिशन में ला लिया कि ये हम ठीक है, हम ट्रेडिशनल है। नहीं, ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव, मॉडर्न और वेस्टर्न, इन चारों चीजों में फर्क है। तो मॉडर्न तो हमें हमेशा बनना है, लेकिन मॉडर्न किस चीज में बनना है, मॉडर्न कहाँ बनना है,
और वेस्ट को कॉपी करके मॉडर्न बनना है या अपने ख्यालों को हमें मॉडर्न करना है, तो यही इतना सा ही डिफरेंस है चीजों में। जी। और दीदी इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ। जी दीदी। PSS जो है प्राउडेस्ट सर्व समाज, ये लोग 15 दिन का एक पूरी क्रैश क्लासेस चला रहे हैं प्राउड को लेकर, डेली शाम को 8:30 बजे। और दादा सत्याव्रतानंद दादा जो पहले हिंदी प्राउड से कनेक्टेड थे, वो ही अब हमारी डेली क्लास लेंगे। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जुड़े, इंक्लूडिंग मंजुला दीदी, आप भी जुड़े या इसको सफल बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस क्लास का यही है कि कौन हमें दीदी? हमारे SG सत्यश्री दादी, सत्यश्री नाम। सत्यव्रतानंद दादा। अच्छा, सत्यव्रता, ओके। यस। और इसमें जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा कोर्स कंप्लीट कराएंगे प्राउड का, सो दैट जो भी कैडर उससे निकलेंगे बाहर क्लास से, तो वो बाहर लोगों को, जैसे दीदी ने कहा कि इंटरप्रेटर होना, सही इंटरप्रेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो होपफुली हम बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब मैक्सिमम लोग इसमें जुड़े, ये तो पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे ट्यूसडे और वेडनेसडे की क्लासेस में हैं, ये थोड़े कम हो रहे हैं। अगर हम इसमें अपने 4-5 जो ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो उस हिसाब से सिर्फ 7 या 8 लोग हैं जो कि इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये नंबर्स कोई बहुत अच्छी खबर नहीं देते हम लोगों को। अभी सत्याश्रयानंद दादा ने भी हम लोगों को इस बात को लेकर टोका था। तो हम जितने भी लोग पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज अपने अपने लेवल पे की मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा GP मेंबर्स को जोड़ने की कोशिश करें। मंजुला दीदी, मेरा आज के रिलेटेड से जी। क्वेश्चन नहीं है, मेरे मन में एक प्रश्न है कि दीदी हमने जैसे सुना कि कच्चा माल हम जाने नहीं देंगे, हमारे एरिया में ही हो। दीदी दीदी बोली दीदी। हाँ दीदी। मेरा दी। हाँ दीदी। हाँ दीदी, प्रश्न ये है कि जैसे हमने अभी PSS का जो हुआ था उसमें बार बार ये सुन रहे थे कि गांव जी में दीदी, जी दीदी, मैं समझी आप क्या बोलने वाली है। कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल नहीं जाने दिया जाएगा। ना, रॉ मटेरियल कभी भी नहीं नहीं, जाएगा। मेरा प्रश्न नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है दीदी, वो तो मुझे समझ आ गया, उससे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो एकदम क्लियर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कच्चा माल नहीं जाने दिया जाएगा और वहीं पे रॉ मटेरियल जो होगा उससे तैयार किया जाएगा और वहीं पे एग्रीकल्चर जो भी होगा, एग्रो इंडस्ट्रीज होगा, इंडस्ट्री खोला जाएगा। बट क्या वहां का माल जो है वहीं रहेगा? अगर जो तैयार माल हुआ, क्या हम दूसरे जगह सरप्लस जो हमारे एरिया में कंजम्पशन के अलावे में, क्या हम दूसरे ऐसे आयात निर्यात या हम एक्सचेंज नहीं करेंगे? क्या प्राउड में इसका क्या प्रावधान है? आई वांट टू क्लियर इट, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में था। जी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दीदी, और ये बहुत क्लियर है, क्लियर कट है। जैसे कि समाज, एक समाज और दूसरा समाज, इंटर समाज और इंट्रा समाज, इंट्रा समाज और इंटर समाज जो चीजें होंगी, जैसे कि फर्ज कीजिए मेरे इलाके में स्पाइसेस होती हैं, और आपके इलाके में स्पाइसेस बिल्कुल नहीं होती है, टमाटर होते हैं, है ना। तो मेरे इलाके में टमाटर, आपके समाज से यहाँ पे टमाटर आएंगे, टमाटर जरूर आएंगे। समाज इंटर समाज तो होगा ही, लेकिन यूजुअली होगा कि अगर वहाँ टमाटर, जैसे कि रॉ मटेरियल नहीं आने का मतलब होता है कि अगर रॉ टमाटर, मैं टमाटर की बहुत छोटी सी एक एग्जांपल ले रही हूँ। फर्ज कीजिए रॉ टमाटर जब बहुत ज्यादा होते हैं तो रेट बिल्कुल 1 रुपए हो जाता है, और जब ज्यादा होते हैं तो 200 रुपए पे जाता है। तो उससे नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है फार्मर का। तो इसलिए अगर उसी एरिया में उन रॉ टमाटरों को एग्री उनको हो रहे हैं, तो अगर उनको आवाज दीदी कट रहा है, उनको हो रही है मंजुला दीदी। दीदी जैसे कि एक जगह पे, दीदी एक जगह पे जो रॉ मटेरियल है दूसरी जगह पे नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है कि दूसरे समाज का
रॉ मटेरियल दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, लेकिन वो एज इट इज नहीं जाएगा। जैसे जैसे साउथ में स्पाइसेस हैं और बिहार में स्पाइसेस नहीं उगती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में स्पाइसेस नहीं जाएंगी, लेकिन साउथ की जो स्पाइसेस है वो यहाँ पे पैकेज हो जाएंगी, यहीं पे उनकी फैक्ट्री होगी, उनको पैक करना और उनको कौन कौन से समाज में कितना भेजना है, तो यूजुअली उनके लिए बार्टर सिस्टम होगा। यूजुअली जैसे वन समाज टू दूसरे समाज, जैसे एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहां की जो चीजें यहाँ नहीं है, तो यहाँ का जो समाज है वहां की जो चीजें हैं उनको लेके आएगा और यहाँ के समाज से वो चीजें इंपोर्ट करेगा जो वहां नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए गन्ना है, यहाँ पे गन्ना, उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, लेकिन फैक्ट्री गन्ने की हमने लगा दी कहीं जाके, ये ना दो इगले तक बड़ी नाते कितनी नाले ते कितनी, जैसे कि फैक्ट्री गन्ने की फैक्ट्री है, तो उस गन्ना यहाँ पे यूपी में होता है, लेकिन फैक्ट्री लग गई राजस्थान, कहाँ, राजस्थान में। एक बहुत बड़ा रिच आदमी आता है और वो राजस्थान में फैक्ट्री लगाता है और यहाँ यूपी से रॉ मटेरियल ले जाके राजस्थान में अपनी फैक्ट्री चलाता है। तो क्या होगा, यूपी के जो लोग हैं, नेचुरली वो फैक्ट्री अगर राजस्थान में चलानी है, उसको गुजरात में चलानी है, तो वो यहाँ से तो चीप मटेरियल ही उठाएगा ना, वो यहाँ के लोगों को उतना पैसा नहीं देना चाहेगा और ना देगा, उनकी जो मजबूरी है उसका फायदा उठाएगा और वो वहां पे जाके हर जगह का गन्ना लेकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ा, जैसे आजकल मॉल और बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल बन रहे हैं, तो वैसे वो एक गन्ने की एक फैक्ट्री राजस्थान में लगाएगा, सारे इंडिया का गन्ने का जूस या गन्ना वहां पे ले जाएगा अपने रिसोर्सेज के थ्रू, और सारे लोग उस पे गन्ने के लिए उस पे डिपेंड होंगे, तो एक्सप्लॉयटेशन कभी भी खत्म नहीं होगी। इसीलिए होगा क्या कि जहां पे गन्ना है वहीं पे गन्ने की फैक्ट्री लगेगी, रॉ मटेरियल कभी भी एक समाज से दूसरे समाज में नहीं जाने देंगे समाज के लोग। वो अगर यहाँ पे गन्ना पैदा होता है तो गन्ने की फैक्ट्री लगेगी, गन्ने की जो चीजें बनती है, शुगर बनता है, गुड़ बनता है, गुड़ और शुगर बाहर जाएगा। अब अगर गुड़ और शुगर बाहर गया तो हमको गन्ना बाहर क्यों भेजना है? यहीं पे एक फैक्ट्री होगी, एग्रीको इंडस्ट्री होगी, उसमें हमारे यहाँ लोकल लोगों को काम मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एग्रीको में ये तो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर में आएंगी, तो एग्रीको इंडस्ट्री में जो जितने लोग लगेंगे तो हमारे लोकल लोग लगेंगे, जहाँ पे गन्ना होता है वहां के लोग एग्रीको इंडस्ट्री में काम करेंगे। और इतना बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं होगी, प्राउड में तो बड़ी इंडस्ट्री नहीं होगी, छोटी छोटी होंगी, कोऑपरेटिव्स होंगे, तो नेचुरली यहाँ के लोकल जितना भी रॉ मटेरियल है वो वहीं पे यूज होगा। जैसे जूट, बंगाल की जूट की एग्जांपल है, बंगाल में बहुत जूट की इंडस्ट्रीज थी जब ब्रिटिश लोग आए, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने यहाँ की टेक्सटाइल्स, यहाँ की जूट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया और इंडस्ट्रीज लग गई वहाँ इंग्लैंड में, और रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे, तो वो इंडस्ट्री खत्म हो गई, जूट इंडस्ट्री। तो एक जगह से दूसरी जगह पे रॉ मटेरियल इसीलिए नहीं जाएगा, वहीं पे जूट इंडस्ट्री लगेगी, वहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहीं के लोगों को पैसा मिलेगा उसका, वहां बन के रॉ मटेरियल बनने के बाद जो वहां की पैक्ड और जो उनका फिनिश्ड गुड्स होंगी, फिनिश्ड गुड्स बाहर जरूर जाएगी। ऐसी बात नहीं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, समाज तो इंट्रा समाज से समाज को जानना या नेशन टू नेशन जाना जरूर होगा, लेकिन जैसे आजकल हमारे मार्केट में सेब आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, 200-300 रुपए किलो सेब बिक रहा है, क्यों आएगा वो सेब यहाँ पे इतना महंगा बिक रहा? और यहाँ के जो लोकल सेब इंडस्ट्री वो खत्म हो गई जी। दो चीजों से लोग उसको खरीदते, कुछ लोगों को लगता है कि ये अच्छा है, बीमार लोगों को यही खिलाना, पैसा हो ना हो, कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये अच्छा है इसलिए हमको यही खरीदना है, जिनके पास पैसा है, मतलब एक स्टेटस सिंबल हो गया। अब किसी बीमार के लिए सेब खरीदना है तो हम लोग शिमला का या कश्मीरी सेब नहीं खरीदते हैं, वो आता भी नहीं है, मार्केट में बंद ही हो गया है, क्योंकि वो इंडस्ट्री नहीं चल सकती है जब हम बाहर से ऐसे गुड्स को, रॉ मटेरियल को लेना, कच्ची गुड्स को लेते हैं, तो लोकल इंडस्ट्री हमारे प्राउड में भी है दीदी कि बाबा ने खुद ही कहा है कि बाहर के जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन पे हमें बैन लगाना है।
ये प्राउड जी का ही दीदी। पॉइंट है ना जो बोल रही है मीरा दीदी कि जी उसको जी क्या जी हम दीदी। हम दीदी चीज मैं को प्राउड का ही चीज को पॉइंट जरूर बोल रही देंगे। थी एंड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया दीदी। बार बार ये था कि वही रहेगा, रॉ मटेरियल वही रहेगा, दिस इज अंडरस्टूड। बट रॉ मटेरियल से जो तैयार माल होगा वो एक्सचेंज अगर न, आप वो बाहर लाइन नहीं जरूर बोलते जाएगा, हैं तो वो बहुत ही जरूर जाएगा। रॉन्ग मैसेज जाता है। और दैट जी इज व्हाई हाँ, आई आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि और मुझे पता था। एंड लेकिन अगेन मैं चाहती थी कि आप बोले और दिस इज लाइव ऑन फेसबुक सो दैट लोगों तक ये मैसेज जाए कि रॉ मटेरियल नहीं जाएगा। इट इज वेरी मच फिनिश्ड क्लियर गुड्स दैट जाएंगी, फिनिश्ड बस गुड्स जरूर फिनिश जाएंगी। गुड क्यों नहीं जाएगा, तो इट मींस हम जो है कुएं के एक मेढक की तरह बन जाएंगे और हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो हमें रुक जाएगी। विकासशील बनाना है, ना कि हम संकुचित मानसिकता से ग्रसित हो। तो मेरा प्रश्न इसलिए ये था दीदी, क्योंकि बार बार ये प्रश्न आ रहे थे रॉ मटेरियल से यही तैयार करेंगे, हमारे लोग यही इम्प्लाय होंगे। लेकिन आप उस लाइन के साथ लेकिन अगर दूसरा लाइन नहीं ऐड करते हैं तो आप पूरा का पूरा रॉन्ग मैसेज दे देते हैं। दीदी जैसे मेरा दीदी एक और क्वेश्चन है दीदी, जो एक अभी और जैसे एग्जांपल मंजुला है दीदी दीदी, ने एक और एग्जांपल एग्जांपल, दिया। दीदी एक और एग्जांपल मैं बहुत देना चाहती हूँ, फिर वो भूल हाँ जाएंगे। दीदी। जैसे जी स्टील है, स्टील यहाँ जैसे आयरन ओर है। जब हम लोग आज का मुझे पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग जब बाबा थे और हमें क्लासेस दी जाती थी, तो उस टाइम की बात है, 10 15 20 साल पहले, 80s में। आज पता नहीं जाता है कहाँ जाता स्टील, लेकिन उस टाइम पे स्टील और जो जो आयरन ओर जो था, वो यहाँ से 25 पैसा पर केजी के हिसाब से जापान जाता था। जापानीज लेते थे, और जापानीज ले जाते थे आयरन ओर को, और वहां उनके पास जगह नहीं थी, और वो समुद्र में डंप करते थे। और समुद्र में डंप करने के बाद उस आयरन ओर को लेकर वो फिनिश्ड गुड्स में स्टील बनाते थे। स्टील में भी क्या बनाते थे वो, स्टील के टूल्स जो कि कार्स में लगते हैं, जो मशीनरीज में लगते हैं। तो 25 पैसे किलो लेने के बाद वो कितने हजारों रुपए से हम वापस लेते थे उनसे। मतलब जापानी चीज, जापानी गुड्स, जापानी टूल्स जो हम लेते थे, खरीदते थे, हमारी इंडस्ट्री खरीदती है, हमारी अभी भी लेती है, कोरिया से लेती है, इंडस्ट्री लेती है, जितने भी पार्ट्स हैं हमारी, जो ये कार असेंबल होती है, उनके पार्ट्स जो है वो वहां से आते हैं, उन जगह से जहां हमारा आयरन ओर गया है। 25 पैसे में गया है। अब 25 पैसे में जो आयरन ओर गया है, तो यहाँ के लोगों को क्या मिला होगा, आप ही सोचिए। और वहां से जो हम खरीद रहे हैं, तो एक एक टूल्स को हजारों डॉलर दे के खरीद। तो अगर वही आयरन ओर यहाँ पे साफ करके, यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी आयरन ओर भेजा जाता है, समुद्र में भेजा जाता है, मैंगलोर पोर्ट से वही जाता है। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती थी उस टाइम पे, कि एक स्पेशल ट्रेन होती थी, जिनको स्पेशल गुड्स ट्रेन, जिनको रोका नहीं जाता, क्योंकि जापानीज कंपनीज अपना अगर लेट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती थी। तो उनके लिए स्पेशल एक रेलवे लाइन बिछती थी आयरन ओर ले जाने के लिए, कि उनकी ट्रेन रुकेंगी नहीं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि उनकी ट्रेन रुकेंगी नहीं। तो बताइए। और वही एक और एग्जांपल देके खत्म करूंगी दीदी मैं, क्योंकि एग्जांपल्स अभी नहीं दूंगी। उड़ीसा में डायमंड होते थे, डायमंड, उड़ीसा में डायमंड पैदा होते थे। तो आपने देखती अगर आप उस टाइम पे, कि उनके खेतों में डायमंड मिलते थे, और खेतों से वो डायमंड आके कोई ना कोई मारवाड़ी, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से आके उनसे खरीदते थे पाव के हिसाब से। और उन लोगों का सारा साल डायमंड ढूंढना ही काम होता था, 4 4 5 5 बार खेतों में हल जोत रहे हैं। और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, टीवी पे आया था, जिसमें मैंने देखा था, एक एक गरीब गुरबा फार्मर, जिसको खाने के लिए नहीं है, एक धोती धोती नहीं, एक लंगोट पहने हुए हल चला रहा है, और उसको एक एक पत्थर मिल रहा है, और वो पत्थर इकट्ठे करते थे, उसको एक पाव के हिसाब से, किलो के हिसाब से, किलो को देते होंगे 10,000 रुपए, 20,000 या कुछ हजार रुपए आके कुछ लोग ले जाते थे। और उड़ीसा में जो जिनके खेतों में डायमंड उगता था, वो गरीब के गरीब, और दूसरे लोगों ने उस पर लाखों रुपए बना दिया। इसीलिए ये जो फिनिश्ड गुड्स बाहर जाएंगी, अगर वहीं पे उड़ीसा में ही कोई डायमंड कटर होते, डायमंड की फैक्ट्री होती, तो वहां के लोग कितने कितने रिच हो जाते। तो इसलिए रॉ मटेरियल नहीं जाएगा, फिनिश्ड गुड्स जाएंगी। दीदी जी दीदी आपने वेरी जो एक नाइस। एग्जांपल दिया उस पे मुझे क्वेश्चन मेरे माइंड पे आया। जैसे आपने शुरुआत में टमाटर का एग्जांपल दिया, ठीक है, हम स्टार्टिंग में तो हम रॉ मटेरियल बाहर नहीं भेजेंगे, हम जैसे हम केचप बना रहे हैं, सॉस बना रहे हैं, अपने लेवल पे बनाएंगे। लेकिन अगर हमारे दूसरे पड़ोसी को जरूरत है रॉ टोमेटो की, तब और हमारे पास बहुत सारा है, मतलब
बहुत ही एक्सेस में, तब तो हम उसे एज अ रॉ मटेरियल भी हमें उसे दीदी अब एक्सपोर्ट करना टोमेटो को तो पड़ता है। रॉ नहीं ना बोला जाता सुप्रिया, टोमेटो को तो रॉ नहीं बोला जाता। टोमेटो तो एक सब्जी है जो एक एरिया में उग रही है, दूसरे एरिया में दूसरी जी। सब्जी उग रही है, तो बार्टर सिस्टम होगा। जैसे मैंने कहा हाँ, यहाँ पे स्पाइसेस होंगी, तो अब स्पाइसेस तो रॉ मटेरियल हम और की तरह तो नहीं ना ले सकते। अब जी, स्पाइसेस तो आपको स्पाइसेस की तरह ही यूज करना है, अब उसको आप फिनिश अप करके पाउडर तो नहीं यूज करेंगी राइट हमेशा। राइट लौंग को लौंगी, लेकिन जहां से लौंग लिया जाएगा वहां टमाटर भेजा जाएगा, तो टमाटर की इज्जत बढ़ गई ना। टमाटर को कभी कोई जी नेग्लेक्ट करके 1 रुपए में नहीं खरीदेगा, है जी ना। दीदी, जी टमाटर बहुत का जो अच्छी बात कही फार्मर है। है वो टमाटर को ऐसे बेच रहा है कि उस एरिया में नहीं है, इसलिए मुझे भेजना है। जी, तो जी उसकी एक इंडस्ट्री होगी ना वहाँ पैक करने की, एक्सपोर्ट करने की, इट इंपोर्ट मीन्स करने की, जिसमें लोकल लोग कुछ लगेंगे। चीजें जो जो रॉ ही होगा एक जो जगह से राही होगा, दूसरे अब जगह, सब्जी तो हम वो बना के नहीं एक्सचेंज ना तो भेज किया सकते जाएगा। जी हाँ, लेकिन फर्ज कीजिए जैसे अगर ये सेब जो बाहर से आया है, अगर ये ना आए बाहर से, तो कश्मीर और शिमला के सेब की मार्केट है इंडिया में, और कश्मीर और शिमला का सेब इतना मीठा है, लेकिन क्योंकि मार्केट नहीं है तो वो लोग इंडिफरेंट हो जाते हैं उगाने में। फार्मिंग में जाना ही नहीं चाहता कोई आदमी। जी दीदी, अच्छी अच्छी क्वालिटी के सेब तो वो ऐसा ही फेंक देते हैं, उसको वो ऐसे ही बाहर फेंक भी देते हैं, सेल सड़ करने भी जाते नहीं हैं ना। भेजते। जो सड़ने वाले हैं उनको हम जैम जेली बना सकते हैं, जो नहीं जी सड़ने वाले, और वही 200 रुपए अगर हमारी मार्केट में उनको मिले तो क्यों नहीं फार्मर की हालत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सेब पे एक स्टिकर लगा होता है, हम 200-250 रुपए में खरीदते हैं, और अपने यहाँ का जो आता है बिना स्टिकर के 50 रुपए में भी मिलता है सीजन पे। बिल्कुल। जी, तो ये है, दीदी सारा ना इसीलिए किसी सारा के लुक पास कोई का दूसरा लुक क्वेश्चन का है तो जरूर डिफरेंस पूछें। है। लुक का साथ दीदी डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया वाले तो लगता है जैसे फैक्ट्री से बनकर आ रहे हैं, एक ही शेप एक ही कलर। और ये जो हमारे शिमला के हैं ये टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिर्फ उनका लुक थोड़ा सा दबा हुआ था। दे दीदी, आर नॉट और एज शाइनी। इसकी एक और कहानी है दीदी। ये हुई इंडिया के फार्मर की कहानी। अब आप वेस्ट के फार्मर की कहानी सुनिए। क्योंकि उनके लिए बनाया गया है कि ये शेप और ये साइज और ये रंग होना चाहिए, तो वहां के फार्मर्स की चीजें भी गिर के सड़ती हैं, हमने देखा है, सड़ रहे हैं सेब। तो फार्मर को पूछे कि ये सेब क्यों सड़ रहे हैं, बोले ये सेब नहीं है, मजाक करते हैं वो सरकास्टिकली कि these are not apples. Why they are not apples? Because our government doesn't consider it apple. एप्पल का उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज ने, खरीदने वाली कंपनीज ने एक एक उनको एक ये दे दिया है, एक स्टैंडर्ड एक क्या मैनुअल स्पेसिफिकेशंस दे कुछ दिया दिए हैं। है, एक स्पेसिफिकेशन का मैनुअल दिया है कि इतना बड़ा होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए। टेस्ट का तो नहीं देखते, टेस्ट ही तो नहीं होते वो, कलर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अगर इसके अलावा है तो वो नहीं है, वो हम नहीं लेंगे। तो वहां के फार्मर भी ऐसे ही सफर कर रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं। हमने वहां के फार्मर्स को देखा है, इटली के फार्मर्स हों, जर्मनी के फार्मर, एप्पल ढेर के ढेर गिरे होते हैं नीचे, वो लोग उसको पकड़ के रोड के साइड पे रख देते हैं, बैग बड़े बड़े थैलों में रखते हैं। अगर हम लोग वहां से टूरिस्ट जाते हैं, बोलते हैं ले जाओ, ये एप्पल नहीं है, ये पेयर नहीं है, ये वो नहीं है, ओके। आलू बुखारा नहीं है, प्लम नहीं है। क्यों नहीं है? तो मजाक कर लो, सरकास्टिकली मजाक क्या करेगा फार्मर? फार्मर तो दुखी होता है, वहां का भी दुखी है। उसको सब्सिडी दी होती है गवर्नमेंट ने कि तुम्हारे 1 एकड़ के लिए इतनी सब्सिडी ले लो, चुप करो, बातें मत करो। उसको 1 एकड़ के लिए गवर्नमेंट ने इतना पैसा दे दिया, इसलिए वो बादर ही नहीं करता है कि इसमें क्या उगाना। उसको पता है कि 1 एकड़ में मुझे इतना ही मिलेगा, तो उगा के ज्यादा करूंगा, ज्यादा लूंगा। वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। ये ट्रेड पॉलिसी से, जो ट्रेड पॉलिसी है, जो कैपिटलिस्ट लोगों ने इसमें आके हाथ डाल दिया है एग्रीकल्चर में भी। तो ये वहां के फार्मर की हालत भी यही है, यहाँ के फार्मर की हालत भी वही है। ओके दीदी, ये थैंक यू दीदी दीदी, मुझे थैंक नहीं यू सो पता मच। था कि वहां पर एक उन्होंने पैरामीटर बना रखा है, ये तो सोचा ही नहीं था। मैं नहीं सोच दीदी, रही थी ये है। आप अच्छा अच्छा अच्छा। वहां के फार्मर की हालत भी बिल्कुल यहाँ के फार्मर की है। वहां इसीलिए फार्मिंग में जाते ही नहीं लोग। वहाँ जैसे जापान में फार्मर को क्या बोला गया कि वो धान नहीं लगाते। उनको बोला गया कि इतना ही धान लगाओगे, जितना धान खाने के लिए चाहिए उतना ही लगाओगे। धान में पैसा नहीं है तो उनको पैसे की सब्सिडी दी जाती है। इतने अच्छा इतने खेत के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी, आप धान नहीं उगाएंगे, क्योंकि अगर धान उगाएंगे तो मंडी में धान आएगा,
फिर उसको बिकेगा नहीं तो गवर्नमेंट का हेडेक होगा। फिर फार्मर आके रास्ते में बैठेगा कि मेरा धान नहीं बिका, और वो फिर एजिटेशन करेगा। तो इसलिए जो ये कैपिटलिस्टिक कंट्रीज है उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि इतना मत होगा। जैसे जैसे गाय है दीदी, हमारे यहाँ तो गाय छोड़ दी है, चल रही है, रोड पे चल रही है। वेस्ट में, यूरोप में वैसा नहीं है। गाय इतनी ही गाय पालनी है, इतनी ही गाय होनी चाहिए। उस पे कितना बड़ा सा ठप्पा लगाया होता है, इतना एक एक फार्म में इतनी गाय होनी चाहिए। तो इतना उसके कान छेद दिए होते हैं, उसमें एक बैच लगाया होता है दीदी कि वो किस फार्म के हैं और किस फार्म, और इतने ही। अगर ज्यादा हो गए तो बूचर को दे दो, पाले नहीं जाएंगे। और दूध नहीं जब दे रही है गाय तो फिर तो वो अनइकोनॉमिक होगी, उसको बेचो, स्लॉटर हाउस में भेज दो, उसका मांस बिकेगा। तो ये चीजें हैं दीदी, कैपिटलिस्टिक वे में कोई भी खुश नहीं है, ना वहाँ के फार्मर खुश है और ना वहाँ के जानवर खुश है। जानवर को स्लॉटर हाउस में क्यों भेजा जाता है? इकोनॉमी के लिए। कुछ फार्मर नहीं बेचना चाहते अपने स्लॉटर हाउस में ये, लेकिन उनको बेचना पड़ता है। रूल वैसे कि तुम बूढ़ी इसको फ्लैश के लिए नहीं बेच, ऐसे ही नहीं रख सकते हो अपने फार्म। जी दीदी, मीरा दीदी अनम्यूट कर रहे थे, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं दीदी, मेरा जो प्रश्न था उसका तो प्राउड का भी हो ही है दीदी, एक पूरा जी आंसर ही क्वेश्चन ही एक टॉपिक ही हो गया। जी दीदी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि क्या होता है जनरली लोग बोलते हैं अधूरा, तो कोई भी चीज जब आप अधूरा बोलते हैं तो रॉन्ग मैसेज जाता है। तो चूंकि अप्लाइड साइड ऑफ प्राउड हम सीख रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। जी दीदी, थैंक यू मीरा दीदी। ये तो बहुत और प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी दीदी। आपको लगा कि मैं में क्यों नहीं आती? और भी प्रश्न है। इस बार केसेस में जाने के बाद मेरे माइंड में इतने प्रश्न दिखे और इतने सारे रॉन्ग परिस्थिति मुझे दिखे कि मुझे लगा कि उन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें तैयार होने ही चाहिए। और हमें, अगर कल को हम ऐसी जगह पे जाते हैं, वो हमें ऐसे घुमा देंगे, और आप अगर नहीं तैयार हैं तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप जब तक सोचेंगे कि हम क्या बोले तब तक तो वो आपको घुमा देंगे। अब जैसे वहां पे उन्होंने बोल दिया कि अच्छा, इट मीन्स कि आदिवासी जो होता है, आदिवासी वाला जो है कि वो अपने एरिया में ही वहीं पे, वो तो दीदी डेवलपमेंट को रोक रहे हैं ना। आदिवासी तो बाहर निकलना नहीं जानते, उनको पता नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या है। प्राउत में तो है कि हमें पूरे वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना है, इंडिया ही नहीं पूरे ग्लोबल, मतलब गांव को शहरों से इंटरेक्ट करना है, एक समाज को दूसरे समाज से इंटरेक्ट करना है, एक कंट्री से दूसरे, मतलब प्राउत जो है ये तो पूरा ग्लोबल है। तो कितना डिफरेंस हो गया, आप कल्पना कीजिए। एंड पूरा का पूरा रॉन्ग प्रेजेंटेशन वहां पे हो रहा है। तो वो सारी चीजें दीदी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि आप अगर रूम में बैठे और सडनली आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, अब जैसे वहां पे पूछा गया, ऐसे जैसे महात्मा गांधी बोलते हैं, अच्छा वो आप कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, तो क्या प्राउड ये बोलता है? तो इस पर भी दीदी मेरा प्रश्न है, लेकिन मैं अगले सेशन में के लिए मैं रखी हूँ इसको संभाल करके। तो मैं दीदी आप म्यूटेड हैं, पर नेक्स्ट सेशन में मेरा ये प्रश्न रहेगा। दीदी इन प्रश्नों को हम जरूर लेंगे, क्योंकि ये तो अप्लाइड साइड में आएंगे ही। लेकिन मीतू दीदी, अब मैं बोल रही हूँ कि मैं पता क्यों नहीं आती हूँ उन क्लासेस में, कि वहां पे बहुत प्रश्न उठते हैं और फिर वो प्रश्न पूछने से ठीक नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस में आती नहीं हूँ दीदी। ये ठीक है दीदी, अभी रिकॉर्डिंग भी ऑन है। अभी कोई क्वेश्चंस अगर नहीं है तो दीदी आज का, जी दीदी आज का दीदी जो हमने प्राउड में लिया था कि प्राउड के कोऑपरेटिव्स कैसे होंगे, ऐसे होंगे, तो आपको मुझे लगता है हमें तो किसी ने नहीं बताया था दीदी वैसा, जैसा बाबा ने लिखा हुआ है। हमें तो सीधा सीधा बोला जाता है सोशलिज्म की तरह प्राउड को, कि कोऑपरेटिव होंगे, ये होगा वो होगा, फार्मर कोऑपरेटिव होंगे, कंज्यूमर होंगे। ये नहीं बोला जाता कि कैसे होंगे, उसमें ओनरशिप के बारे में या जमीन ले जाने के बारे में, वो उन चीजों पे उतना ध्यान नहीं दिया गया था, हमें तो नहीं सुनाई दिया था। लेकिन बाबा का पढ़ो तो इतना ज्यादा
साइकोलॉजिकली अट्रैक्टिव है और कोई कहीं भी फोर्स नहीं किया जाता है तो अच्छा लगता है। जी दीदी, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और अगर हम इस तरह से ऐसे अच्छे डिस्कशन में इन्वॉल्व होते रहेंगे तो हम आई गेस बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो दीदी आज सीखेंगे और फिर दूसरों से क्लैश होना भी शुरू हो जाएगा, इसलिए चुप रह के सुनना और क्वेश्चन ना पूछना हम नहीं दीदी, तो के वैसे भी लाइफ में सब कुछ चीजें सिंपल तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं क्लैश प्रॉब्लम्स चलती है। ठीक है, जी ठीक है। दीदी, मैं टोटली एग्री करती हूँ सुप्रिया दीदी से। हमें सब चीज सिंपल अगर सोचेंगे तो कैसे चलेगा। अब मीरा दीदी ने कहीं सुना है रॉ मटेरियल की, तो वहां तो ये पूछ नहीं सकी होंगी, तो अब इनके मन में कितना क्लैश हुआ नहीं होगा। दीदी, मेरे मन में प्रश्न, मैं जानती थी क्लासेस जो हमें हुआ था, आप जानती हैं, मुझे पता है आप आई वाज जानती क्लियर, हैं। बट मुझे था कि मैं आपसे इसलिए पूछी कि दोबारा रिपीट भी हो और जो रिपीट लोग हो जाए। हाँ, मैं कंफ्यूजन जानती है हूँ तो ना। क्लियर हो जाए। जी जी, आप तो जानती थी, लेकिन आप उसको वहां पे तो नहीं ना कर पाई क्लियर। दीदी क्योंकि मेरे पास वो नहीं आया गया था, और ये लोग माइक पे खड़े होकर के स्पीकर वही बोल ना, रहे थे, तो मैं माइक पे उनको बोल रोक दिए नहीं तो आप क्या सकती। करती दीदी, आप क्या बट कर मैं सकती। अकेले में दीदी पकड़ के बोली थी, मैं अकेले में जब अकेले में उसके बोलने से बाद कोई मैं फायदा। जब मुझे मिले तो मैं बोली कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे चेंज की, तो सबका थोड़ा सा लगा, वो लोग सुने दीदी, और मुझे हाँ, डिफरेंस दिखा कि वो लोग सुनने के लिए भी तैयार थे और चेंज के लिए भी तैयार हैं वो लोग भी। दीदी चलिए मीतू अच्छी दीदी बात है। बोल रही हैं, मीतू दीदी क्या कह रहे हैं आप? दीदी मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ समझ आ रहा था कि कहाँ कहाँ गलत हो रहा है। तो फिर लेकिन बताइए मीतू प्लेटफॉर्म दीदी, ऐसा था रिकॉर्डिंग कि बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। दीदी अगर अभी बोल सकते हैं तो करें, नहीं तो दीदी मीतू छोड़ दीदी देते हैं अगर दीदी, समय है बाद तो में या फिर तो कभी बात नेक्स्ट सेशन करेंगे। में भी ले सकते हैं, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बाद में बात जैसा करते हैं दीदी। लगे मीरा दीदी। हम नेक्स्ट सेशन में ले लें ये सब नेक्स्ट चीजों को, सेशन या में फिर लेंगे, नेक्स्ट सेशन